हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है ना। मान लीजिए कि हम अपने फोन पर कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। हाँ, और अचानक से स्क्रीन फ्रीज हो जाए, बिल्कुल। अचानक से कोई ऐप बार बार क्रैश होने लगता है, तो झुंझलाहट होती है। हम हाँ। फोन को रीस्टार्ट करते हैं, उसकी स्क्रीन को साफ करते हैं, नया कवर लगा देते हैं। कभी कभी तो रिपेयर शॉप ले जाने का भी सोचने लगते हैं। वही ना, हम बाहर हर जगह प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जबकि असल दिक्कत फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। मतलब अंदर कोई ग्लिच होता है। सही बात है। और हमारी जिंदगी और हमारी परेशानियां भी कुछ इसी तरह की हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, मतलब अपनी जॉब या शहर तक बदल लेते हैं। लेकिन जो बदलाव असल भी चाहिए वो उस अंदरूनी ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए। एवोल्यूशन। हाँ, और ये किताब असल में इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को फिक्स करने का एक बहुत गहरा ब्लूप्रिंट है। राइट। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें खुद को एक आईना दिखाता है, ताकि हम समझ सकें कि हम अक्सर एक ही तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या एक ही तरह के गुस्से के पैटर्न में क्यों फंस जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई मॉरल लेक्चर नहीं है, मतलब कोई प्रवचन नहीं है। हमारा मकसद आज इस कंसेप्ट को डिकोड करना है कि कैसे खुद के भीतर की एक साइलेंट रेवोल्यूशन, जिसे हम शांति से आने वाली क्रांति कह सकते हैं, बिल्कुल, वो कैसे न सिर्फ एक इंसान को हील कर सकती है, बल्कि पूरे समाज और देश को अंदर से मजबूत बना सकती है। अच्छा, सोर्सेस में ना ऑथर ने इस किताब को लिखने का जो कारण बताया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल लगा मुझे। हाँ, उन्होंने इसे पैसे या फेम के लिए नहीं लिखा। उनका मेन मोटिव इंडिया की इनर हेल्थ या आंतरिक स्वास्थ्य को ठीक करना है। क्योंकि अगर हम आज के समाज को देखें तो हम बाहर से तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं ना। बिल्कुल। हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, करियर के नए रास्ते हैं, लेकिन अंदर से लोग इमोशनल तौर पर बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। वही, एडिक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ शराब या ड्रग्स की बात नहीं है। राइट, सोशल मीडिया का एडिक्शन। हाँ, वैलिडेशन की भूख या हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहने की आदत। सही कहा। और इसमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का जिक्र है कि कैसे आजकल लीगली मैरिड कपल्स भी एक ही छत के नीचे रहते हुए मेंटली डिवोर्स्ड महसूस कर रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग है। उनके बीच कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। और एक और अजीब बात देखने को मिलती है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की तरफ जाते हैं वो इसका इस्तेमाल रियलिटी से भागने के लिए कर रहे हैं, एक एस्केप की तरह। हाँ, ना कि खुद को जोड़ने के लिए। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए बस डिटैचमेंट का नाम ले लेते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में जो सोल्यूशन बताया गया है वो है स्वाध्याय। अगर हम इन शब्दों को तोड़ें तो स्वा मतलब खुद और अध्याय मतलब स्टडी, सेल्फ स्टडी। राइट। पतंजलि के योगा सूत्रस के नियमा में भी इसका जिक्र है। लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट आता है यहाँ पर। कैसे डाउट? अगर कोई इंसान लगातार खुद को ही ऑब्जर्व करता रहेगा, अपनी हर इमोशन को स्टडी करेगा, तो क्या ये सिर्फ ओवरथिंकिंग का शिकार होना नहीं बन जाएगा? ये बहुत कॉमन सवाल है। क्योंकि लोग तो पहले से अपने ख्यालों में उलझे रहते हैं। ये प्रैक्टिस तो उस एंजाइटी को और बढ़ा सकती है ना? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्वाध्याय और ओवरथिंकिंग, जिसे हम ब्लेम गेम भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही बारीक है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई ओवरथिंकिंग करता है तो उसका पूरा फोकस बाहर की सिचुएशंस और दूसरों की गलतियों पर होता है। जैसे लोग सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बिल्कुल। या फिर मेरी ही किस्मत खराब क्यों है, वो इंसान बदल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। इसे हम ब्लेम गेम कहते हैं। राइट। इसके उलट स्वाध्याय का मतलब है अपने खुद के रिएक्शंस और ट्रिगर्स को बिना जज किए देखना। इसमें हम खुद से पूछते हैं, मुझे इस बात पर गुस्सा क्यों आया? या मेरा अपना क्या पैटर्न है जो मुझे बार बार इस सिचुएशन में ला रहा है? मतलब इसमें बाहर की दुनिया को बदलने की कोई जिद नहीं होती। एकदम सही। ओवरथिंकिंग में इंसान एक ही जगह गोल गोल घूमता है, जबकि स्वाध्याय में वो एक सीढ़ी चढ़कर उस पैटर्न से बाहर निकलता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे अपनी उस फोन वाली एनोलॉजी से वापस जोड़ूं, तो ओवरथिंकिंग का मतलब है बार बार स्क्रीन को घिसना और ऐप डेवलपर को गालियां देना। और स्वाध्याय का मतलब है सेटिंग्स में जाकर बैटरी यूसेज देखना कि असल में कौन सा ऐप बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेन कर रहा है। बहुत खूबसूरती से समझाया आपने। और सोर्सेज के मुताबिक जब एक इंसान खुद की उस बैटरी ड्रेन को समझता है तो उसका घर स्टेबल होता है, और जब परिवार स्टेबल होते हैं तो समाज हेल्दी होता है, और एक हेल्दी समाज ही एक मजबूत देश की नींव रखता है। बदलाव हमेशा इसी क्रम में होता है। तो इस बैकग्राउंड बैटरी ड्रेन को समझने के लिए हमें अपने पैटर्न्स को देखना होगा,
हमारी आदतें, हमारी कंडीशनिंग। जिसे योगा की भाषा में संस्कारा या पास्ट इंप्रेशंस कहा गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हैं, पूरी आजादी से फैसले कर रहे हैं। लेकिन असल में हमारी लाइफ एक प्री प्रोग्राम्ड ऑटो पायलट पर चल रही होती है। ये ऑटो पायलट वाला कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जैसे कभी-कभी हम ऑफिस से घर ड्राइव करके आते हैं और घर पहुंचकर हमें याद ही नहीं होता कि हम कौन से रास्ते से आए। हाँ, या किन सिग्नल्स पर रुकें क्योंकि दिमाग ऑटो पायलट पर था। वही, हमारी पास्ट कंडीशनिंग या संस्कारा भी ऐसा ही एक लूप बना देते हैं कि हम अनजाने में ही पुरानी स्क्रिप्ट्स को प्ले करते रहते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों की हर रिलेशनशिप में एक ही तरह की बहस होती है, या कुछ लोग हर सिचुएशन में खुद को हमेशा विक्टिम ही पाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सही बात है। इसी बात को समझाने के लिए बुक में एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी दी गई है, द इमोशनल इन्वेस्टर। हाँ, वो स्टूडेंट वाली कहानी। राइट। एक स्टूडेंट था जो लगातार 3 रिलेशनशिप्स में रहा और हर बार उसका पैटर्न सेम था। वो ओवर गिव करता था। मतलब वो अपना बहुत ज्यादा वक्त, पैसा और इमोशनल एनर्जी सामने वाले को दे देता था। हाँ, वो अपनी बाउंड्रीज भूल जाता था और आखिरकार हमेशा उसे धोखा मिलता था या वो अकेला रह जाता था। और आमतौर पर कोई भी इंसान इस सिचुएशन में यही कहेगा कि दुनिया कितनी स्वार्थी है, लोग कितने मतलबी हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उस स्टूडेंट ने स्वाध्याय की प्रैक्टिस की, तब उसे असलियत समझ में आई। समस्या उन 3 अलग-अलग पार्टनर्स में नहीं थी। तो समस्या कहाँ थी? समस्या उसके खुद के अंदर बैठे चाइल्डहुड अबैंडनमेंट फियर में थी, यानी बचपन से चला आ रहा अकेले रह जाने का डर। ओह वाव! उसे गहराई में लगता था कि अगर वो बहुत ज्यादा नहीं देगा, अगर वो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहेगा, तो लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। तो उसका ये डर ही उसे ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करने पर मजबूर कर रहा था जो सिर्फ लेने में यकीन रखते थे। एकदम सही। मतलब हम बिना जाने अपने डरों को सच साबित करने वाले हालात खुद ही अपनी तरफ खींचते रहते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है। क्या? इंसान जानबूझकर दुख क्यों चुनेगा? अगर किसी को पता है कि वो एक टॉक्सिक पैटर्न में है, तो वो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? मुझे लगता है कि शायद उस दुख में भी कोई ना कोई कंफर्ट जोन होता होगा। जैसे विक्टिम बने रहने से लोगों की अटेंशन मिलती है, कोई ना कोई आके पूछता है कि अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या इसी को वो हिडन रिवॉर्ड कहते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हर पैटर्न का एक हिडन रिवॉर्ड या छुपा हुआ फायदा जरूर होता है। अच्छा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत चालाक होता है। वो उस परेशानी से कुछ न कुछ हासिल कर रहा होता है। जैसे आपने विक्टिम मेंटालिटी का उदाहरण दिया, वहाँ हिडन रिवॉर्ड सिंपैथी और जिम्मेदारी से बचना है। जैसे लोग कहते हैं मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, इसीलिए मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। हाँ, ये एक परफेक्ट बहाना बन जाता है। या फिर किसी रिश्ते में हमेशा चुप रह जाने का हिडन रिवॉर्ड है कॉन्फ्रंटेशन या लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना। राइट। इंसान को लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने डर से छुपा हुआ होता है। जब तक इंसान खुद बैठकर ये एनालाइज नहीं करता कि उसका ये नुकसानदायक पैटर्न उसे कौन सा छुपा हुआ फायदा दे रहा है, तब तक वो पैटर्न कभी नहीं टूटता। ये तो सच में एक आई ओपनर है। हम अपने ही बनाए जाल में फंसे हैं क्योंकि वो जाल हमें एक अजीब सी सेफ फीलिंग देता है। बिल्कुल। अब ये तो हो गई पैटर्न्स की बात, लेकिन इन पैटर्न्स को जो चीज एनर्जी देती है, जो पेट्रोल का काम करती है, वो है हमारे इमोशंस। हाँ। किताब इस बात पर गहराई से चर्चा करती है कि इमोशंस को कैसे डिकोड किया जाए, खास तौर पर गुस्सा, जलन और डिपेंडेंसी को। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गुस्सा करना बुरी बात है, जलन महसूस करना एक पाप है। लेकिन ऑथर का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि इमोशन अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अनकॉन्शियस इमोशन प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी भावना अपने आप में सही या गलत नहीं होती। गुस्सा या जलन महज सिग्नल्स हैं, जैसे कार के डैशबोर्ड पर ब्लिंक करने वाली रेड लाइट। अच्छा। जब लाइट ब्लिंक करती है तो हम लाइट को तो नहीं तोड़ते ना, हम इंजन चेक करते हैं। सही बात है। अक्सर हम देखते हैं कि गुस्सा असल में एक प्राइमरी इमोशन नहीं है। ये डर, रिजेक्शन या पावरलेसनेस यानी असहाय महसूस करने की भावना को छुपाने की एक ढाल है। मतलब जब इंसान अंदर से डरा हुआ होता है या कंट्रोल खोता हुआ महसूस करता है, तो वो बाहर गुस्सा दिखाता है ताकि वो मजबूत दिख सके। बिल्कुल वही। इसी तरह जलन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दबा दिया जाए। ये इस बात का एक क्लियर सिग्नल है कि इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहा है और उस वक्त उसका अपना सेल्फ वर्थ बहुत लो है।
जलन हमें बताती है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ कमी महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इन सिग्नल्स को पकड़ने के लिए बुक में स्वाध्याय डायरी मेंटेन करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, जिसमें दिन के सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। हाँ, 5 स्टेप्स। चलिए, इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ने अपने बॉस को एक बहुत ज़रूरी ईमेल भेजा और बॉस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि उसे इग्नोर करके किसी और काम की बात करने लगे। हाँ, तो पहला स्टेप है ट्रिगर, मतलब क्या हुआ। बॉस ने ईमेल इग्नोर किया। दूसरा स्टेप इमोशन, क्या महसूस हुआ। इंसान को लगेगा कि उसे गुस्सा आ रहा है या वो इंसल्ट फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि तीसरे स्टेप में ऑथर फिजिकल सेंसेशंस या बॉडी अवेयरनेस पर जोर दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो पूछ रहे हैं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। और बॉडी सेंसेशन पर फोकस करना ही इस पूरी प्रोसेस की जान है। यस। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है। वो खुद को सही साबित करने के लिए कहानियां गढ़ सकता है कि बॉस तो है ही बेवकूफ, उसे मेरे काम की कदर नहीं है। राइट। लेकिन हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे ही वो ईमेल इग्नोर होता है, शरीर में कोई ना कोई हलचल होती है। हो सकता है गले में एक ब्लॉक महसूस हो, सीने में जकड़न आ जाए या पेट में भारीपन लगने लगे। बॉडी कॉन्शियसनेस एक ब्रिज का काम करती है। मतलब इससे पहले कि दिमाग अपनी कहानी बनाना शुरू करे, शरीर हमें बता देता है कि कोई पुरानी तार छेड़ दी गई है। बिल्कुल। और जैसे ही हम ट्रिगर होने पर अपनी बॉडी की उस टाइटनेस को नोटिस करते हैं, मान लीजिए हमें महसूस हुआ कि सांस तेज हो गई है, तो हमारा रिएक्शन एकदम स्लो हो जाता है। हाँ, एक पॉज मिल जाता है। वही, हमें तुरंत कोई एग्रेसिव रिप्लाई टाइप करने या मन ही मन खुदने की बजाय सोचने का एक छोटा सा वक्त मिल जाता है। और फिर आता है चौथा स्टेप, पैटर्न या रूट। मतलब क्या ये कोई पुराना पैटर्न है? हाँ, इंसान सोच सकता है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या ये सिर्फ एक ईमेल की बात है, या मुझे फिर से बचपन वाली वो फीलिंग आ रही है जब मेरी बातों को घर में अनसुना कर दिया जाता था? ओह, ये तो बहुत डीप है। और आखिर में 5वां स्टेप, कॉन्शियस ऑल्टरनेटिव, यानी अब अगला बेहतर कदम क्या हो सकता है। बजाय इसके कि बॉस से झगड़ा किया जाए या खुद को नाकाबिल मान लिया जाए, एक शांत दिमाग से कम्युनिकेट किया जा सकता है। वो जो पॉज है ना, वो जो गैप है, असल में वही आज़ादी है। और इसी ऑब्जर्वेशन से इमोशनल डिपेंडेंसी कम होती है। सही कहा। अक्सर लोगों की खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी का मैसेज कितनी जल्दी आया या किसी ने तारीफ की या नहीं। जब ये 5 स्टेप डायरी प्रोसेस जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो इंसान बाहरी लोगों के बर्ताव का गुलाम नहीं रहता। उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल वापस उसके अपने हाथ में आ जाता है। ये आज़ादी सच में बहुत सुकून देती है, लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है जो रास्ते में आके खड़ी हो जाती है। वो क्या है? वो है हमारा अपना ईगो, यानी अहंकार, और हमारा शैडो। ईगो सुनते ही हमारे दिमाग में किसी बहुत ही घमंडी, लाउड या रूखे इंसान की छवि बनती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन बुक गहराई में जाकर बताती है कि ईगो सिर्फ घमंड नहीं है, ये हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है। यानी वो कहानी जो हम सालों से खुद को सुनाते आ रहे हैं कि मैं ऐसा हूं। हाँ, और ईगो के कई छुपे हुए रूप होते हैं जो अक्सर अच्छे बर्ताव का नकाब पहने रहते हैं। ऑथर ने में 3 का जिक्र किया है। पहला है विक्टिम ईगो, मैं तो बहुत सीधा हूं, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। ये ईगो इसलिए पनपता है क्योंकि इससे इंसान को सिंपैथी मिलती है और उसे खुद को बदलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। राइट। दूसरा है सुपीरियर ईगो, मैं सब जानता हूं, बाकी सब बेवकूफ हैं। ये इंसान को एक फेक कंट्रोल की फीलिंग देता है। लेकिन जो तीसरा है वो मुझे बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लगा, मतलब उम्मीद से बिल्कुल अलग, और वो है स्पिरिचुअल ईगो। ये सबसे खतरनाक है। वही तो। अब ये सोचने वाली बात है कि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, सादी लाइफ जी रहा है, वो इस ईगो का शिकार कैसे हो सकता है? स्पिरिचुअलिटी का तो काम ही ईगो को खत्म करना है ना। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और ये आज समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। जब इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलता है, 2-4 किताबें पढ़ लेता है या कुछ रिट्रीट्स अटेंड कर लेता है, तो कभी-कभी वो अनजाने में एक नई और ज्यादा मजबूत आइडेंटिटी बना लेता है कि मैं बहुत एडवांस्ड हूँ। हाँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मेरी वाइब्स हाई हैं, और तुम सब जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो वो अनकॉन्शियस और लो वाइब वाले हो। ओ बाप रे। किताब में एक सीनियर सीकर की केस स्टडी दी गई है जो इसे बखूबी समझाती है।
ये इंसान सालों से एडवांस मेडिटेशन करता था, धीमे स्वर में बात करता था और खुद को बहुत शांत और सुलझा हुआ मानता था। अच्छा। लेकिन एक दिन जब उसके किसी करीबी ने उसे उसकी किसी स्वार्थी बर्ताव को लेकर हल्का सा फीडबैक दिया, तो वो तुरंत डिफेंसिव हो गया और भड़क गया। ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि उसकी वो मैं बहुत स्पिरिचुअल और परफेक्ट हूँ वाली जो आइडेंटिटी थी उस पर चोट लग गई थी। बिल्कुल। उसकी आइडेंटिटी इतनी रिजिड हो चुकी थी कि वो कोई भी ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सकता था जो उस कहानी के खिलाफ हो। उसे लगा कि एक स्पिरिचुअल इंसान में तो कोई खामी हो ही नहीं सकती। और यहीं पर शैडो स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है। शैडो, जिसे साइकोलॉजी में कार्ल युंग ने भी बहुत वैल्यू दी है, हमारे पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसे हम छुपाते हैं। यानी हमारे डार्क इमोशंस? हाँ, जैसे लालच, जलन या स्वार्थ, जिन्हें हम खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि समाज ने उन्हें बुरा बताया है। और ये शैडो काम कैसे करता है? सोर्सेज में एक कॉन्सेप्ट है जिसे मिरर इफेक्ट या प्रोजेक्शन मैकेनिज्म कहा गया है। राइट। इसके मुताबिक जो चीज़ हमें दूसरों में सबसे बुरी लगती है वो असल में हमारे अंदर का ही एक दबा हुआ हिस्सा होती है। लेकिन इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए बुक में एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया गया है। अनएक्सेप्टेड सेल्फ, यानी आपका वो हिस्सा जिसे आपने नकारा है, मल्टीप्लाइड बाय इमोशनल ट्रिगर इज इक्वल टू शैडो। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए कि किसी ऑफिस में एक इंसान है जिसे आपने किसी कॉलीग के आलसीपन या लेजीनेस से बहुत ज्यादा चिढ़ है। वो हर वक्त उसी की बुराई करता रहता है। तो ये प्रोजेक्शन कैसे हुआ? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर उस इंसान को अपने कॉलीग के आलसीपन से नॉर्मल से बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही है, मतलब वो हद से ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने अंदर आराम करने की या कभी-कभी कुछ ना करने की इच्छा को पूरी तरह से दबा दिया है। ओह, मतलब उसने खुद को अलाउ ही नहीं किया। हाँ, शायद बचपन से उसे सिखाया गया हो कि आराम करना पाप है, हमेशा प्रोडक्टिव रहना चाहिए। उसने अपने लेजीनेस वाले हिस्से को शैडो में धकेल दिया है। अब जब वो किसी और को आराम से काम करते या आलस करते देखता है, तो उसका वो दबा हुआ हिस्सा ट्रिगर हो जाता है। दूसरा इंसान सिर्फ एक आईना है। बिल्कुल। वो उस कॉलीग पर गुस्सा नहीं कर रहा है, वो असल में अपने उस हिस्से पर गुस्सा कर रहा है जिसे उसने खुद को महसूस करने की इजाजत नहीं दी है। ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है यार। हम दुनिया में जो भी बुराई देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर का एक दबा हुआ हिस्सा है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन? हाँ, अगर कोई इंसान समझ जाए कि वो अपना ही शैडो दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो उसे इंटीग्रेट कैसे करे? ये इंटीग्रेशन असल में होता कैसे है? देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कल से खुद भी आलसी बन जाएं या घमंडी बन जाएं। राइट। इंटीग्रेशन का मतलब है एक गहरी स्वीकृति या एक्सेप्टेंस। जब वो इंसान गहराई से ये मान लेता है कि हाँ, कभी-कभी मेरा भी कुछ ना करने का मन करता है, कभी-कभी मैं भी स्वार्थी हो सकता हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बस एक ह्यूमन इमोशन है। वाह! जैसे ही वो खुद को जज करना बंद करता है, वैसे ही दूसरों का वो बर्ताव उसे ट्रिगर करना बंद कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला भी उसी की तरह एक इंसान है जो अपनी कमियों के साथ जी रहा है, और इसी एक्सेप्टेंस से वो प्रोजेक्शन का लूप टूट जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सार को समझें तो स्वाध्याय कोई परफेक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। इसका मकसद रातों रात एक ऐसा संत बन जाना नहीं है जिसे कभी गुस्सा ना आए या जो कभी दुखी ना हो। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में है। असली ट्रांसफॉर्मेशन का इशारा ये बिल्कुल नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस आने बंद हो जाएं। तो क्या है? असली बदलाव तब दिखता है जब ट्रिगर और रिएक्शन के बीच का जो अवेयरनेस गैप है वो बढ़ जाए। जब कोई बात बुरी लगे तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय इंसान एक गहरी सांस लेके अपने उस इमोशन को आते और जाते हुए देख पाए। और इस लगातार ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस के लिए सोर्सेज में 3 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला रूल है खुद को जज ना करें। हाँ, जब आप अपने अंदर के शैडो या बुरे पैटर्न्स को देखें तो खुद से नफरत ना करने लगें। दूसरा रूल है दूसरों से अपना कंपैरिजन ना करें। हर इंसान की जर्नी और उसके संस्कार अलग होते हैं। और तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट रूल है तुरंत रिजल्ट्स की उम्मीद ना करें। जिस कंडीशनिंग को बनने में 20-30 साल लगे हैं वो 2 दिन की डायरी लिखने से गायब नहीं होगी। ये एक धीमी लेकिन बहुत गहरी प्रोसेस है, शुरुआत है। वही जब हर इंसान अपने इमोशंस की और अपने ट्रिगर्स की जिम्मेदारी खुद लेने लगेगा तो परिवारों में जो बेवजह की लड़ाइयां होती हैं वो कम हो जाएंगी, रिश्ते बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात,
ये हमारी अगली जनरेशन का पूरा इमोशनल डीएनए बदल कर रख देगा। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें बताते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। हाँ, अगर वो देखेंगे कि उनके पेरेंट्स अपने गुस्से को ब्लेम करने की बजाय उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी यही सीखेंगे। इसी को ऑथर ने इनर रेवोल्यूशन कहा है। बाहर की क्रांतियां, सरकारें या सिस्टम बदल सकती हैं, लेकिन जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलेगा, तब तक वही पुरानी परेशानियां नए रूपों में वापस आती रहेंगी। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने अपने अंदर के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उन पैटर्न्स को और उस शैडो को समझने की कोशिश की, जो असल में हमारे बाहरी बर्ताव को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद हर किसी को अपने आसपास के लोगों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। वो क्या? अगर किताब की ये बात सच है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं, वो असल में हमारी ही पर्सनैलिटी के शैडो या छुपे हुए हिस्से को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, इस वक्त किसी की भी जिंदगी में जो इंसान उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है, कहीं वो इंसान जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सबसे बड़ा और अनरिकॉग्नाइज्ड टीचर तो नहीं? एक ऐसा आईना जो बता रहा है कि असल में खुद के अंदर क्या हील करने की जरूरत है। इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।